चल अभी 10 हुई है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। पुलिस वाले आ गए। चलो उधर 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 से रखा हुआ पता नहीं कर्फ्यू लगा। चलो ये दोबारा बाजार से आ गए। खड़ा हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने प्रारंभ में एक बहुत ही रोचक वीडियो देखा होगा। एक्चुअल में ये रोचक वीडियो हमारे देश का ही है, हमारे उस देश का है जिसमें हम निवास करते हैं और उस लोगों का है जो हमारे आसपास रहते हैं। ये वे लोग हैं जो कि सरकार की कही हुई बातों को नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों की कही हुई बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो उन्हीं के मद्देनज़र ये सारी ऐसी एक्टिविटी की जा रही है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर इसलिए कहा जाता है कि भैया मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर हम इस तरीके से रुख अख्तियार करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानोगे तो फिर डंडे से अख्तियार करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी है जो कि पुलिस प्रशासन कर रही है लोगों को समझाने के लिए कि लॉकडाउन हो चुका है पूरा देश 21 दिनों के लिए, 14 अप्रैल तक के लिए आप मान जाइए, घर में रहिए। ये जो भी किया जा रहा है आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, क्योंकि उनके पास है ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रहा है। और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए सोर्सेस इतने सारे हैं कि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कहीं कहीं से कुछ भी फिल्टर हो के एक दो लाइन आती है और उसमें वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं। तो उसी के मद्देनज़र ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए एक वीडियो है ये, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। हालांकि लॉकडाउन के बारे में मैंने पहले से वीडियो बता रखा है कि उसमें क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ों की मिसिंग थी। जैसे कि कानूनी प्रावधान मैंने बताया था, उसमें कर्फ्यू के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था। तो यहाँ पर मैं कर्फ्यू के बारे में बताऊँगा और लॉकडाउन के बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा कि सरकार को पावर कहाँ से आती है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि कानूनी प्रक्रिया नहीं पता होती है। इस चक्कर में वो किसी भी तरीके से घर से निकल जाते हैं, लेकिन सरकार के पास कानून होता है, उस कानून के तहत सरकार कार्यवाही करती है, पुलिस प्रशासन कार्यवाही करती है। तो इसके बारे में सारी स्पष्ट जानकारी आप लोगों को देने के लिए कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये सब आपको पता होगा कि 25 मार्च 2020 को मध्य रात्रि रात 12 बजे से लॉकडाउन घोषित किया गया भारत के संपूर्ण राज्य में, पूरे संपूर्ण भारत में, जिसमें 548 जिले हैं। तो ये सारा किया गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि कुछ जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि कर्फ्यू भी घोषित किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जब आह्वान किया गया था कि 5 बजे शाम को आकर के 5 मिनट के लिए हमारे देश के जो भी सैन्यकर्मी हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, जो भी सफाई कर्मी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके प्रोत्साहन के लिए 5 मिनट उनका प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाएं, जो भी हो सकता है वो करें। तो लोगों ने उसके बाद क्या हुआ कि 5 मिनट के बाद ऐसा उत्सव मनाना शुरू कर दिया जैसे कि उनको कोई ऐसे अचीवमेंट्स मिल गया हो, कोई विक्ट्री हो गई हो। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी की गई है। और पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ कि लॉकडाउन के साथ साथ वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों लगा दिया? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब और यहाँ पर तो ज़्यादा सिचुएशन केसेस मिल रहे हैं, और अहमदाबाद में और इंदौर में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इन्जॉयमेंट कर रहे थे, वहाँ पे जुलूस निकाल रहे थे, अहमदाबाद में लोग डांडिया खेल रहे थे। तो इन सभी मद्देनज़र करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द सा बोला है कि इस लॉकडाउन को आप कर्फ्यू ही माने। तो हमें समझना होगा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है, और कर्फ्यू में क्या किस तरीके की हमें छूट रहती है और लॉकडाउन में क्या हमें छूट रहता है। तो देखिए क्या होता है ना कि लॉकडाउन ये कैसे क्यों लागू किया जाता है। जब सरकार लॉकडाउन लागू करती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उस जगह को बंद करना। और यहाँ पर कुछ शब्दों का यूज़ किया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें मदद करेगा ये, क्योंकि ये बीमारी जो है कोरोना वायरस, ये संक्रमण की तरह फैल रहा है। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पड़ रहा है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है ये बीमारी।
तो इसी के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें करी गई है। तो देखिए लॉकडाउन में क्या होता है कि घर से बाहर निकलने की मनाही होती है, घूमने फिरने की मनाही होती है। इसके बाद कर्फ्यू लगाने के बाद ये सारे जो कदम होते हैं ये और बंद हो जाते हैं। तो इन सभी उलझनों के बीच में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिसकी जानकारी ना होने की वजह से सारी एक्टिविटी आपने जो प्रारंभ में देखा होगा वो हो रहा है। तो देखिए लॉकडाउन को क्यों और कैसे लागू किया जाता है, कहाँ से सरकार को कानून पावर मिलता है, किस कानून के तहत पुलिस प्रशासन को अधिकार मिलता है। तो देखिए क्या होता है कि लॉकडाउन को महामारी अधिनियम 1897 के तहत लागू किया जाता है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, पूरे भारत में, मतलब यहाँ पर संपूर्ण भारत की बात की जा रही है। यह कानून 123 वर्ष पुराना है, जिसे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इसके प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी भी विकराल समस्या के दौरान होता है जब राज्य को या फिर केंद्र को ये एहसास हो जाए कि ऐसी कोई समस्या होने वाली है या ऐसी कोई बीमारी संकट आने वाली है जिससे देश को, राज्य को, प्रत्येक व्यक्ति को इससे खतरा का एहसास होता है। तो सरकार अपने सारे कानूनों का अधिकार का उपयोग करते हुए इस कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन घोषित कर देती है। तो महामारी रोग कानून 1897 है नाम के इस कानून का इस्तेमाल विभिन्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थानों को बंद करने, किसी इलाके की आवाजाही को रोकने, मरीजों को एक घर से दूसरे घर जाने में रोका जाता है, मरीजों को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इन सारी परिभाषाओं को मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसके लिए आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो महामारी को रोकने के लिए सब किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब महामारी रोकने के तहत कोई भी व्यक्ति जब इन सारे कानूनों की अवहेलना करता है तो क्या होता है, उसको सज़ा का प्रावधान है। सज़ा किस तरीके का होता है, तो इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। मतलब इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 188 है उसके तहत यहाँ पर प्रावधान है सजा देने का। तो सजा क्या दिया जाता है, सवाल तो ये उठता है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो क्या होगा, लोग बाहर निकलेंगे। तो क्या होता है ना कि जब व्यक्ति बात को नहीं मानता है, जो गाइडलाइन इसमें दिया गया है एपिडेमिक जो एक्ट 1897 है उसमें क्या किया जाता है, जब व्यक्ति नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जानबूझकर इंसान के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्षति पहुँचाने के जुर्म में उससे अधिकतम 6 महीने के लिए जेल में डाला जाता है, या फिर उसे 1000 का फाइन किया जाता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो सिचुएशन इस समय ऐसी है कि दोनों हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा जो विवेक होता है इस वहाँ के पुलिस प्रशासन के विवेक पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1700 से ज़्यादा FIR लॉन्च किए जा चुके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह बहुत सारे जगह पर FIR दर्ज करके लोगों को यहाँ पर जेल में डाला जा चुका है। और पंजाब में तो ऐसा है कि वहाँ पर जो एक स्टेडियम है उस स्टेडियम को यहाँ पर जेल में तब्दील कर दिया गया अगर लोग नहीं मानते हैं तो ये इसमें किया जाता है। और ये जो कानून है दोस्तों 123 साल पुराना है कानून है ये। तो एक सवाल उठता है कि 123 साल पुराने कानून को अभी क्यों वापस से यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे भारत देश में 123 साल हो चुके हैं अभी तक, 1897 से 2020 तक ऐसा कोई सा कानून नहीं बनाया गया है जिससे लेकर के हम इस तरीके के जो आपदा है उससे हम निपट सकें। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुआ है। 1918-19 में जो प्लेग हुआ था उसके लिए भी ये कानून काम कर गया था। इसके बाद ऐसी कोई महामारी उत्पन्न ही नहीं हुई है, इस वजह से ये सारे के सारे ज़रूरत ही एहसास नहीं हुआ है। तो ये जो कानून था ना, ये कानून क्यों बनाया गया था 123 साल पहले। देखिए 123 साल पहले क्या था कि जो भी यहाँ पर आप रिसोर्सेज देखेंगे, रिसोर्सेज क्या थे, कोई हेलीकॉप्टर तो था नहीं, कोई प्लेन तो था नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उस समय क्या था, बस जहाज़ थे, पानी वाले शिप थे। तो वो जब वहाँ पर आते थे बंदरगाहों में तो वहाँ पर उनकी रूटीन चेकिंग हुआ करती थी उन लोग वहाँ पर रहने वाले लोगों की। ऐसे वक्त में जब कोई ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, क्योंकि जब पानी में रहते थे ना तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी इस तरीके से लंबे समय तक ट्रेवल करने से। तो उन सारी चीज़ों को मापदंड करने के लिए वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाता था लोगों को, तो इसलिए वो कानून बनाया गया था। और भारत में किसी तरह की महामारी रोकने के लिए एकीकृत, व्यापक और प्रासंगिक कानून की जो प्रावधान की ज़रूरत है, जिससे लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो वर्तमान की सिचुएशन हमारी ये है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। केंद्र ने एक कानून बनाया था, एक मसौदा बनाया था जिसका नाम था नेशनल हेल्थ बिल, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल, जो कि यहाँ पर मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सरकार के पास जिम्मेदारी है कि वो रोके इस बीमारी को। तो रोकने के लिए जो 123 साल पुराना कानून है, इस कानून का उपयोग किया जा रहा है।
तो इस कानून में क्या होगा, किस तरीके से कार्य किए जाएंगे, लॉकडाउन का आदेश जो दिया गया है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सवाल तो ये है। तो देखिए सवाल ये है, तो इसका जवाब भी बाकायदा सरकार के पास है। तो सरकार ने जो गाइडलाइन इशू किया है, जो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा 6 पेज का सर्कुलेशन इशू हुआ होगा, तो उन सारे सर्कुलेशंस में से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। जो मैं लॉकडाउन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। लॉकडाउन एक प्रशासनिक अधिकार होता है। इसे किसी आपदा के समय सरकारी तौर पर लागू किया जाता है। इसमें लोगों को घर में रहने का आह्वान किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं, इसके अलावा सारी जो सेवाएं हैं बंद कर दी जाती है। मतलब ज़रूरी सेवाएं चालू रहती है, बस आपको घर में रहना है। क्या क्या बंद हो जाता है, प्राइवेट जो भी यहाँ पर दफ्तर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन चालू रहता है। इसके बाद कर्मचारियों को घर से रहकर के कार्य करने को बोला जाता है। प्रोडक्शन चालू रहता है, घर से रह करके काम करने को बोला जाता है उन्हें। फिर इसके बाद लॉकडाउन में सज़ा का प्रावधान जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन क्या होता है जब लोग नहीं मानते हैं तो यहाँ पे सज़ा भी दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 188 के तहत। फिर इसके बाद सरकार यहाँ पर जुर्माना भी कर सकती है, लोगों को जेल भी डाल सकती है, जैसा कि मैंने आपको प्रावधान बताया था। फिर कानूनी पहलुओं पर बात की जाए तो क्या होता है, कर्फ्यू का जो सिचुएशन होता है वो कुछ इससे अलग होता है। इसके साथ साथ वर्तमान में क्या होता है कि लॉकडाउन में जो भी सेवाएं, जैसे कि पुलिस है, अग्निशमन है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, जो भी इसके बाद मीडिया है, पेट्रोल पंप है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे हैं, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ये जो है कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। इसके बाद जो भी आपकी सेवा है वो सरकार आपके घर पर पहुँचाने की पूरी कोशिश करती है समय समय पर। तो ये सारे कार्य आपके द्वारा आपको पहुँचाए जाते हैं, सारी सर्विसेज आपको पहुँचाई जाती है लॉकडाउन के अंतर्गत। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आप लोग, एक सेपरेट वीडियो है लॉकडाउन के बारे में, वो आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2 राज्यों में यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। इवन बहुत सारे जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें कर्फ्यू लगाया गया है। भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया है जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ लिया था। जबलपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मार्च 2020 को, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इंदौर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कर्फ्यू में क्या हो जाता है, तो देखिए कर्फ्यू क्या होता है ना, कर्फ्यू में लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसका जो पावर है वो किसी दूसरे कानून से आता है। वो दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC के तहत यहाँ पर जो सेक्शन 144 है, उस आपने बहुत बार सुना होगा, धारा 144 लगा दी गई है। तो सेक्शन 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसको लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर नोटिफिकेशन जारी करता है। जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है वहाँ पर 4 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू है तो पूरे राज्य में 4 या 4 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। मतलब अब जैसे कि पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा चुका है, तो पंजाब और हरियाणा के किसी भी कोने में एक छोटे से छोटा गांव होगा, वहाँ पर भी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर इसके बाद ये एक प्रशासनिक आदेश होता है, जहाँ पुलिस कमिश्नर है वहाँ उनके द्वारा, जहाँ जिला अधिकारी है वहाँ उनके द्वारा, अन्यथा शासन के स्तर पर जो भी वहाँ पर अधिकारी है, आला कमान है, वो इसको जारी कर सकता है, इसको लागू कर सकता है। अक्सर इस कानून का उपयोग आपने देखा होगा कि कई बार किया होगा, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा तो उपयोग सेक्शन 144 का ही लगाया जाता है। तो इस किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन, दंगे, कानून और इसको रोकने के लिए जब सरकार को लगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की सिचुएशन खराब हो सकती है भीड़ की वजह से, तो उसे रोकने के लिए ये जो धारा है इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसको लेकर के बहुत सारे जगह पर सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया गया था। तो कर्फ्यू में ज़रूरी सेवाएं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, मेडिकल, पैरामेडिकल, एयरपोर्ट, रेलवे, बस टर्मिनल, बस स्टैंड, पानी, बिजली, ग्रॉसरी, दूध सेवाएं, ये सब में छूट दी जाती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं मैं दोस्तों, जो एयरपोर्ट है, अभी जो वर्तमान की सिचुएशन है, एयरपोर्ट के जो भी यहाँ पे एक्टिविटी है, जो सारी फ्लाइट से सब कैंसिल कर दी गई है। रेलवे हमारा बंद है अगले 14 अप्रैल तक। रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि इमोशनल ट्वीट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि उसमें रेलवे ने ये बोला है कि जो रेलवे अपने पूरे इतिहास में किसी भी वर्ल्ड वॉर में नहीं रुकी, विश्व युद्ध में नहीं रुकी, ना पहले विश्व युद्ध में ना दूसरे विश्व युद्ध में, और भारत ने यहाँ पर चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ युद्ध करा, वहाँ पे भी नहीं रुकी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि रेलवे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, उसकी जो रफ्तार उसको थामना पड़ रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, मान जाइए। ये ट्वीट किया है रेलवे ने, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट था जिसको लोगों के द्वारा बहुत शेयर किया गया, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन हमारे देश के अंतर्गत है जो कि हमें मानना पड़ेगा। तो ये सारी सेवाएं जो है बाकायदा दी जाती है।
फिर इसके बाद क्या होता है, कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए पास जारी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी आप लोगों के पास सर्कुलेशन आ रहा होगा, नोटिस आ रही होंगी, बहुत सारे ग्रोसरी की दुकान की लिस्ट आ रही होंगी, तो वहाँ पर पास जारी किया जाता है। तो वो पास के माध्यम से क्या होता है कि उन लोगों के द्वारा ही वो सामान पहुँचाए जाएंगे घर पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो जितने भी आप लोगों के पास जो भी सामान आएगा वो सारे के सारे सैनिटाइज होकर के आएंगे। सब उन सभी चीज़ों पर विशेष प्रकार के जो भी सैनिटाइज 80% या 70% के जो भी सैनिटाइजर्स हैं उन पे का उस पर लेप करके या उनका स्प्रे करके आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी उन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ धारा 144 है उसको जो तोड़ता है और धारा 188 जो तोड़ता है, इनको लेकर के यहाँ पर सजा का भी प्रावधान है। जैसे कि मैंने आपको 188 में बताया था 6 महीने का प्रावधान है, इसमें भी 4 महीने या कैद या दोनों होने की भी गुंजाइश है यहाँ पर। इसके अलावा यदि कोई गैर कानूनी कार्य करता है, गाड़ी बाहर निकाल लेता है, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी निकाल के जा रहे हैं बाहर, तो उनको भी यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन पकड़ेगी और उनको लेकर के जेल में डाल देगी। फिर इसके साथ साथ अब ये देखना पड़ेगा कि कानून कर्फ्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमें नुकसान क्या हो सकता है, क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान जैसे आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे, सरकार उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मत करिए, लेकिन लोग बाहर निकल गए थे। जैसे कि आप लोगों ने अहमदाबाद में देखा होगा, मैंने स्टार्ट में आपको मेंशन किया था, इंदौर में दिखाया था, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जुलूस के रूप में निकाल लिए गए थे 22 तारीख को शाम को 5 बजे बाद। तो उन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को अगर लॉकडाउन के माध्यम से नहीं सुन रहे तो कर्फ्यू लगा देंगे। कर्फ्यू लगा देंगे तो दोस्तों नुकसान हमारा ये हो जाता है कि यहाँ पर सेना उतर जाती है, मतलब सेना के जवानों को उतार दिया जाता है और सेना के जवानों में CRPF के सेना वाले जवान हो जाते हैं, हमारे आर्मी के सेना जवान जो हो वो शहर में डिप्लॉय हो जाते हैं। तो दोस्तों है ना, इसका बहुत नुकसान है, हम लोगों को ही नुकसान है। नुकसान कैसे, देखिए एक समय सिचुएशन आप देखिए, जब भी आप जम्मू कश्मीर के बारे में खबर पढ़ेंगे वहाँ पर बॉर्डर के बारे में, तो हमेशा सीज़ फायर होता रहता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जिस दिन यहाँ पे काबुल में आप लोगों ने देखा होगा कि गुरुद्वारे में अटैक किया गया है। अब इसके बाद आपने 20 तारीख को अगर आप खबर देखेंगे, मेरे पेज है फेसबुक पे अंकित सिंह अकेडमी का नाम से, वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल रखा है कि वहाँ पर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहे हैं और पाकिस्तान जो कश्मीर है वहाँ पर सीज़ फायर हो रहा है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। तो हम सोचिए यहाँ पर कि जब वो लोग पुलिस जो वहाँ की जो सेना है उसको हम अगर देश के अंतर्गत लेके जाएंगे तो हमारे बॉर्डर असुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि जब वो वहाँ से आएंगे ना तो हमारे लिए और नुकसान क्या होगा, उनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो भी व्यवस्था होगा आवक जावक में उसमें पैसा बहुत खर्च होगा। तो हमारी सिचुएशन हमारी ये है कि हमें अभी जो हमारी बेसिक नीड है वो है हमारी मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराना, लोगों को वो सारी संसाधन की चीज़ें उपलब्ध कराना जो उन्हें घर पर रहने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। तो ये सारी संसाधनों को जब हम तभी करवा पाएंगे जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे का मिल करके सहयोग करेंगे। और सहयोग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये करना है कि आपको अपने घर पर रहना है, आपको अपने घर पर रहना है। ये एक ऐसा मौका है जिससे अच्छा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको बिना कुछ करे ही देशभक्ति दिखाने का मौका मिल रहा है। आपको कोई नहीं जाना है बॉर्डर पर युद्ध लड़ने, आपको कहीं नहीं जाना है घर से बाहर निकलने, बस अपने घर पे रहना है। अपने घर पे रहिए और जितना हो सके उतना सहयोग करिए ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स आ सके, एक पॉजिटिव वाइब आए, एक पॉजिटिव संकेत आए हम लोगों में। और जो भी एक जो स्टडी की गई है कि 21 दिन में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो एक ब्रेक करना है चेन को। अगर वो चेन ब्रेक हो गया तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही आने वाले जो 21 दिनों के बाद देखेंगे एक दुनिया बहुत ही नई दिखाई देगी, बहुत ही परिवर्तित दिखाई देगी वो दुनिया। और यदि हमें उस दुनिया को देखना है, हमारे बच्चों के जो भविष्य है उनको देखना है, जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है उनके भविष्य को यदि अच्छा देखना है तो हमें हम सबकी सुननी होगी। हमें किसी को लेकर के ऐसा हस्तक्षेप नहीं करना है, किसी को लेकर के ऐसे तुष्टिकरण या ऐसी बातें नहीं करनी जिससे किसी की भावनाओं को आहत हो। तो मेरा उद्देश्य बस यही है, आप लोगों को समझाना, बताना, जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, कि आप लोगों के पास जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सके वो मैं स्प्रेड करने की कोशिश करूँ। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूँगा, अच्छी खबरें पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, कहीं ना कहीं जल्द फेक न्यूज़ होती हैं, वायरल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इन अच्छी खबरों को अच्छी पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ पहुंचाइए। वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करना चाहें करें, ना करें आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को शेयर करिए ताकि मैसेज लोगों के पास पहुंचे और पॉजिटिविटी के साथ एक कानून की समझ हो सके। और अगर देश को बिल्डअप करना है तो कानून की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अब समझ में आ रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी एक बेसिक एजुकेशन की नीड है, क्योंकि लोगों में वो बेसिक एजुकेशन की नीड नहीं है, वो समझ नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान बस एक ही हो सकता है, पढ़िए और पढ़ाइए, लोगों को खुशहाल रखिए।
चलिए फिर से जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक नया से सर्कुलेशन जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है 6 पेज का। उसमें बताया गया है, उसमें कुछ सेक्शन 151 से लेकर के 60 तक कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के जो आने वाले 21 दिन हैं उसमें आप इतने अवेयर हो जाएं कि आप लोगों को आने वाले समय जो रहे ना, आपसे अगर कोई भी सवाल पूछे, कोई भी अगर सिचुएशन आया तो आप बिना झिझक के तैयार हो जाए उस सिचुएशन से डटकर मुकाबला करने के लिए। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।